चौथी साधारण सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से इस बैंक के चेयरमैन हमारे छोटे भाई अखिलेश तिवारी जी, राज्य सहकारी संगठन के माननीय वाल्मीकि तिवारी जी, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और साथ ही सभा में उपस्थित राजनीतिक क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेतागण मंच में उपस्थित हैं, अपने सामने भी बैठे हैं, सभी देवियों और सज्जनों, सबका नाम लेना मुझे लगता है कि आवश्यक नहीं है, आप लोग परिचित हो चुके हैं। सहकारिता की ये बात चलती है और उत्तर प्रदेश का नाम आज के पहले जब आता था तो ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश सहकारिता के आंदोलन में, सहकारिता की प्रवृत्ति में कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, कहीं भी स्थान नहीं रखता है। लेकिन अब पूरे देश में कई राज्यों में ऐसी निराशाजनक स्थितियाँ थी। गुजरात को छोड़ दिया जाए, महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसे राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो सहकारिता आंदोलन एक बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ विषय है। जमीन से जुड़े हुए लोगों को मदद करने वाली जो एक संरचना है, उसका बहुत व्याप, बहुत फैलाव पूरे देश में नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने केंद्र सरकार में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया और उस सहकारिता मंत्रालय का जो कार्यभार है, एक बहुत ही अनुभवी सरकारी नेता, देश के बहुत ही प्रखर और तेजस्वी राजनेता माननीय अमित शाह जी को उसका प्रभार दिया और तब से लेकर के 2021 से लेकर के अब तक बहुत सारा काम हुआ है। 2025 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी। तब से लेकर के अब तक अब जो है जाकर के सहकारिता की जो ट्रेन है, सहकारिता की जो गाड़ी है, वो देश में और खास करके अपने प्रदेश में पटरी पर आई है। मैं स्वयं सहकारिता की शक्ति को बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ और उसका कारण है, हो सकता है ईश्वर की कुछ ऐसी रचना रही हो, ईश्वर ही करता है, कराता है, जहाँ भेजना होता है वहाँ भेजता है। हमारी IAS अधिकारी के रूप में गुजरात में काम करता था और SDM के बाद, SDM की पहली पोस्टिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद दूसरी जो मेरी पोस्टिंग हुई थी वो सहकारिता विभाग में हुई थी। और मैं जैसे यहाँ अधिकारी कोई AR और ये बोल रहे थे आप लोग, तो उसी में अपना खोज रहा था कि इसी में कोई एडिशनल रजिस्ट्रार भी होगा क्या, तो मुझे एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट किया गया था। मैं 6 महीने के आसपास लगभग 6-7 महीने रहा। उसके बाद हमारे पूरे ब्रांच को CDO बनाया गया, हमको भी CDO बनाया गया, हम लोग चले गए। तो मैंने 6-7 महीनों में ही बड़ा मेहनत करने का स्वभाव है, तो सहकारिता के विभिन्न जो आयाम हैं, विभिन्न बातें हैं, उनको देखने का, समझने का, परखने का हमने प्रयास किया। और उसके बाद एक दूसरा संयोग मेरा ये रहा कि जिलाधिकारी के रूप में मेरी एक पोस्टिंग आनंद जिले में हुई। आनंद, जैसा कि आप जानते हैं, सहकारिता आंदोलन जो गुजरात में शुरू हुआ, उसका प्रमुख केंद्र क्या है, वहाँ का जनक रहा है, वहाँ की मातृभूमि कह दिया जाए तो आनंद जो है रहा है। अमूल का भी, अमूल की उत्पत्ति भी वही माननीय जीवनदास पटेल जी के कदमों से, उनके नेतृत्व में हुई थी। तो आनंद जो है सहकारिता आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वयं का जन्म का जिला है। बहुत सारे सरकारी नेताओं से, सरकारी पदाधिकारियों से मिलना जुलना हमारा होता था और उन लोगों की बातचीत से मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक नई विधा, एक नया आयाम समाज को चलाने का, समाज में प्रशासन को एक नई दृष्टि से देखने का एक नई विधा। सर बताऊं तो आज मैं इसलिए आने का, माननीय अखिलेश जी ने जब कहा, लगभग महीने से बात चल रही थी, महीने 1.5 महीने से,
मेरा मन था आने का, कई बार 2 एक बार से तारीखें भी बदलनी पड़ी, लेकिन मैंने इस कार्यक्रम का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं आकर के आप लोगों से बात करना चाहता था। भाइयों बहनों, सहकारिता तो मैंने बड़े, जैसा मैंने कहा, नजदीक से देखा है, और ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, सहकारिता जो है वो सहयोग की भावना, इसका मूल बात कितने बैंक है, कितने उसमें सदस्य हैं, कितना घाटा है, कितना मुनाफा है, ये तो एक मापदंड है ही, और मापदंडों को हम भूल नहीं सकते। मैं बधाई दूंगा बहू की बैंक को प्रॉफिट में आने के लिए, माननीय अखिलेश तिवारी जी के नेतृत्व में, लेकिन वो एक मापदंड है। दूसरा जो उससे भी बड़ा मापदंड है वो ये है कि अगर कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन सफल हुआ है, जैसे गुजरात, और मैंने प्रत्यक्ष वहां देखा है, तो क्या कारण है कि वही बात अन्य राज्यों में सफल नहीं हो पा रही है, या उतनी तेजी से, उतनी असरदार से आगे नहीं बढ़ पा रही। इसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो इसके मूल में जो बात है वो ये है, वो बात ये है कि सहकारिता जो है ये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, कोई कानूनी ढांचा नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। सहकारिता जो है भावना की बात है। सहकारिता की एक आपसी सहयोग करना, आपस में सहयोग करना, ये भावना जो यहाँ पुराने नेता है इस बात से सहमत होंगे। और हमारे समाज में, हमारी संस्कृति की अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति तो अपने समाज में ही नहीं, अपने प्रदेश में नहीं, अपने देश में नहीं, बल्कि पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी पर वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती आई है। हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें, सह अस्तित्व जियो और जीने दो, हमारी जो भावना रही है उसमें से सहकारिता आती है, उसमें से सहयोग की भावना आती है, और बिना सहयोग के भावना का निर्माण किए हुए सहकारिता आंदोलन सफल नहीं होता है। मैं ये अच्छे से याद है, और क्योंकि हम अपने परिवार में ये बात कर रहा हूँ, क्यों मैं इसीलिए आया इसी बात को कहने के लिए कि हमें आपस में सहयोग की भावना, आपस में विश्वास की भावना, हम अगर लोन लेते हैं तो उस लोन को समय से चुकाने की हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमसे अगर ज़्यादा जरूरतमंद कोई व्यक्ति है, सरकारी बैंक का अगर कोई मेंबर है, उसको ज़्यादा उसके घर में शादी है, उसकी फसल अगर नहीं होगी तो उसके बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। इस भावना से अगर हम काम करते हैं, हाँ भैया आपके पास लोन देने की गुंजाइश कम है, तो ऐसा करिए कि हमारे पड़ोसी के यहाँ इस साल ज़्यादा लोन की आवश्यकता है, खेती उसकी बिगड़ जाएगी तो उसकी बेटी की शादी नहीं। अगर इस भावना से हम काम करते हैं, कोई भी बैंक कभी भी घाटे में नहीं हो सकती, कोई भी सरकारी आंदोलन कभी भी फेल नहीं हो सकता, ये मैंने देखा। और इसकी जड़ें विवाद में, जब उसके पुराने लोगों ने सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किया होगा, उसके मूल में यही था कि वहाँ के लोग आपसी सहयोग की उनकी भावना। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देकर के उस बात को सिद्ध करना चाहूँगा कि हम लोग नए नए अधिकारी से बता रहे थे, SDM थे, तो जैसे मऊ में SDM होते हैं, मोहम्मदाबाद में होते हैं, वैसे हम भी एक SDM थे। तो उन दिनों चूंकि हिंदी भाषी थे, हम उत्तर प्रदेश से गए थे, गुजराती भाषा नहीं आती थी, तो हमारी जिस जगह में पोस्टिंग हुई थी उस जगह में ही वहाँ के राजस्व मंत्री का वो इलाका था, वही हमारी पोस्टिंग करवा के ले गए। और जहाँ जाए वही पता नहीं उनके मन में क्या आता था। पहली बात तो करते थे कि अपनी ही गाड़ी बैठा लेते थे। दूसरी बात कि जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम होता था, हमें विषय मालूम हो न हो, हमारा विषय हो न हो, हमको बोलने के लिए खड़ा करवा देते थे कि भैया जो है SDM साहब भी बोलेंगे, हाई सरकारी है, बड़े तेज है, इनसे भी बोला। अब सौराष्ट्र का इलाका था, वहाँ हिंदी नहीं चलती, कोई और भाषा नहीं चलती, पूरी ठेठ गुजराती चलती है, वो काठियावाड़ी बोलते हैं। तो वहाँ गुजराती बोले बिना कोई चारा नहीं था। तो 2-4 महीने में जितना भी मैं गुजराती सीखा था, उसी में मैं कम काम करता था। लेकिन आप मानोगे नहीं कि पूरा का पूरा समाज जो है हमारी गुजराती में ताली बजाती थी। ये होता है सहयोग करना, ये होता है पार्टी का मनोबल बढ़ाना। मुझे मालूम था कि मैं बहुत ही कमी बोल रहा हूँ गुजराती, क्योंकि मुझे सीखने का अवसर नहीं मिला था, खुद का वो नहीं हुआ था। बाद में तो उन्होंने सबने सीख लिया। ये होता है किसी को बढ़ावा देना, किसी को। दूसरा मैं एक उदाहरण बताऊँ आपको,
क्या होती है सहयोग की और सरकार की भावना। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक जो है आज कुछ लाख रुपए का घाटा मुनाफा हो रहा है वो भी फिर घाटे में चला जाएगा जब तक हम इन बातों को सीखेंगे। एक बार हम एक गांव में गए थे, वहाँ एक जैन परिवार के घर में बैठना हुआ और वहाँ के जैन लोग बड़े समृद्ध हैं। उन्हीं जैनों से अन्य समाज के अन्य लोगों ने भी, जैसे पटेल समाज का वहाँ काफ़ी वो है, धन के मामले में, खेती के मामले में, रोजगार के मामले में अच्छा कर रहे हैं लोग। उन्हीं से उन्होंने भी सीखा है। उन्होंने बताया कि हम कैसे नौजवानों को मदद करते हैं। एक उदाहरण दिया है और मुझे वो उदाहरण अभी भी याद आता है। उदाहरण ये था कि साहब ऐसा है कि हम गांव में बैठे रहते हैं, हम तो बुजुर्ग हैं, हमारा समय निकालने के लिए हम तो दरवाजे बैठे रहते हैं। लेकिन अगर कोई लड़का हमको 3-4 दिन अगर दिन में सड़क पे घूमते हुए, गली में घूमते हुए दिखता है तो 5वें दिन हम लोग उसको बुलाते हैं कि भाई ये कामकाज के समय 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे तुम लड़के को गोद में लेकर के घूम रहे हो, तुम्हारे पास और कोई कामकाज नहीं है क्या? घर का काम कर रहे हो? तो लड़का आता था, बताता था कि क्या करें चाचा, हमारा बिजनेस था, बिजनेस जो है हमारा बिगड़ गया, ठप पड़ गया, या नौकरी थी छूट गया, कोई धंधा करते थे कामयाब नहीं हुआ और आजकल हमारे पास कोई काम नहीं है तो इसलिए मैं घर पे हूँ और यही सब घर का काम कर रहा हूँ। आप उसने कहा अगर ऐसी स्थिति में कोई बच्चा होता है तो हमारे पास जितना भी धन होता है उसके हिसाब से और जितनी उसकी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख दे करके हम लोग उसको धंधा फिर से शुरू करवाते हैं। और जैसे ही उस लड़के का धंधा शुरू होता है, चलता है, पहला काम वो करता है कि ला करके हमारा पैसा जो है वो वापस करता है, बिना ब्याज का पैसा रोक देते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में अगर केहू के दुश्मन बनावे के होके तो 2 लाख रुपया उधार देना है। बात सही है ना? पहली बात तो आपके क्षेत्र में दिखना बंद हो जाएगा। अगर बाई चांस आप खोजने की कोशिश किए तो आपका दुश्मन हो जाएगा। किसी ने हमको यूपी कहा है कि अगर आपको किसी से पीछा छोड़ाना हो तो 11,000 रुपया भाई साहब उधार दे दीजिए और कहिए कि 3 महीने में उनको वापस कर देना, आपका पीछा छोड़ देगा। उसके बाद लेगा और आपको दूर दूर तक आप खोजेंगे वो दिखाई नहीं है। ये जो फर्क है हमारी सोच में, ये इस फर्क को हमें ठीक करना होगा। हमें सहकारिता की भावना है, मूल बात है, उसको पकड़ना होगा। अभी आज बैंक कुछ लाख रुपए के प्रॉफिट में आई है, कुछ करोड़ के प्रॉफिट में आएगी, भाई 100 करोड़ रुपए की भी प्रॉफिट में आ सकती है। मैंने ऐसी सरकारी संस्थाएं गुजरात में देखी है। गुजरात के बैंक है, एक बैंक जो है वहाँ बड़े बड़े नेताओं को हमने, मैं महसाना में डीएम था, आत्माराम पटेल जी महसाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे, बाद में एमएलए भी बने, मिनिस्टर भी बने और कई बार वो हमसे कहते थे, हमारे हमको बहुत मानते थे, वो भी कहते थे कि हम तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ये मिनिस्टर क्या होता है, एमएलए क्या होता है, हमारे पास जितना पावर है, हमारे पास जितना धन है, हम जिसको चाहे राजा बना दें, रंग से उठा करके राजा बना दें, सस्ता लोन दे करके हम सस्ते। तो हमारे ग्रामीण, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खाद के लिए, उनके अन्य आवश्यकताओं के लिए सस्ते दर पे लोन देना, उनके लिए खाद, बीज, पानी की व्यवस्था की चिंता करना, जो हमारे छोटा से छोटा जो कृषक है उसकी खुशहाली की चिंता करना, सस्ते दरों पे जो सामान्य रूप से जो कमर्शियल बैंकों में, यहाँ बैंकों ने जिन्होंने हमारे युवा उद्यमियों को लोन दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उद्यमियों को भी बधाई देता हूँ जिनको लोन मिला है। लेकिन फिर भी जो हमारी तथाकथित जो सरकारी बैंक है, कमर्शियल बैंक जिसको कहते हैं, उनके नियम कानून थोड़े रिजिड होते हैं। सहकारिता का जो हमारा संस्था होता है, चाहे एग्रीकल्चर सोसाइटी हो, चाहे बैंक हो, सभी में थोड़ी लचीली व्यवस्थाएं होती हैं और वो आंख की शर्म पे वो व्यवस्थाएं चलती हैं, कानून से वो व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। आंख की शर्म से इतना अच्छी व्यवस्था चलती है, मैंने खुद देखा है। यहाँ भी अब वो जमाना मैं आशा रखता हूँ कि आएगा कि आप किसी को लोन देंगे, बहुत कम डिफॉल्ट होता है भाई आंख की शर्म के चलते। कहीं किसी को जेल होती है, तो कहीं किसी की कुर्की होती है और अच्छी खासी सहकारी संस्थाएं जितना लोन जाता है सब वापस
जो भी सूद है उसके सूद के साथ आता है और करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रॉफिट में सरकारी बैंक और सरकारी संस्थाएं चलती रहती है। और उसका फार्मूला यही है, आपकी शर्म। ये सदस्य है, हमारे सदस्यों 50 सदस्य 100 सदस्य उनको जानते हैं। जैसे ही आप लोन लेकर के डिफॉल्टर होने की कोशिश करेंगे, 50 लोगों की नजरें जो है आपके ऊपर आ जाएंगी कि भैया आप क्या कर रहे हैं, भैया फलाना भैया, अरे ऐसा नहीं करते आप, आपके पास तो सब कुछ है, बैंक का पैसा मार के बैठना ठीक नहीं है, टिका करके जमा करिए। ये जो दबाव होता है समाज का, वो सरकारी संस्थाओं में काम करता है और इसीलिए ये भर्ती खुलती है। मैं आशा रखता हूँ कि आज हमारी 10 की 10 जो ब्रांचेज है, शाखाएँ हैं जिला सहकारी बैंक की, वो फलेंगी फूलेंगी। उनके साथ जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं, जहाँ से किसानों को खाद पानी, खाद और बीज और ये सब की व्यवस्थाएँ होती हैं, लोन ऋण की भी व्यवस्थाएँ होती हैं, उनकी भी दशा जो है और बेहतर होगी। और जैसा कि बताया इन्होंने कि 50 में से 49 प्रॉफिट में चल रही है, चाहे 50 में भी प्रॉफिट में आवे और प्रॉफिट बढ़े। सामान्य प्रॉफिट होना एक बात है, लेकिन इन्होंने पिछला सालों का घाटा को खत्म करते हुए प्रॉफिट किया, बहुत ही काबिल तारीफ है। अभी एक और अच्छी बात हमारे क्षेत्र के लिए जो हो रही है वो ये हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन अच्छा होता है। दूध हमारे सब ने हमने देखा है, हम लोग बचपन में हमने देखा है, हर घर में पशुपालन का काम होता था। लेकिन वो दूध जो है वो उसका कमर्शियल उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। हम सब लोग या तो घर में पी जाते थे दूध को, उसका दही और मक्खन और शुद्ध दूध पी करके अपनी सेहत बनाते थे, अच्छी बात थी, वो भी एक अच्छा आवश्यकता है। लेकिन अब दूध या पशुपालन जो है एक वाणिज्यिक व्यवसाय बन सकता है, कमर्शियल एक्टिविटी बन सकती है, इसका ध्यान हम लोगों को नहीं था। पहली बार माननीय मोदी जी ने अभी बनारस में अमूल को ला करके उसकी पूरी डेयरी खुलवाई। हमारे अमूल के चेयरमैन जो हमारे मित्र भी हैं, गुजरात के विधायक थे, इस समय वहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय शंकर चौधरी जी, कई बार आते हैं, तो हमसे मिलने भी लखनऊ में आते हैं। हमने उनसे वादा लिया है, हमने उनसे कमिटमेंट लिया है कि जैसा आपने बनारस में बना दिया वैसा ही हमारे पूर्वांचल में बनाई। तो मैं आप सबको ये हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप लोग उसकी व्यवस्था कर सके, सोच सके, छोटे समूह में बैठ करके इसको सोचिए कि कैसे हम डेयरी के करने के लिए तैयार हैं। हमें जो गांव-गांव में डेयरी, गांव-गांव में जो दूध मंडलियाँ होती हैं, बाकी मंडलियाँ जो बनती हैं, सरकारी समितियाँ जो बनती हैं, उनकी रचना कैसे होगी, दूध का कितना उत्पादन है, कितनी बड़ी या कितनी छोटी हमारी डेयरी बन सकती है, तमाम बातों की थोड़ी सी समीक्षा करके एक बार हम लोग और इसको डिटेल में चर्चा कर लेंगे। हमने उनसे कमिटमेंट लिया हुआ है, उनके अधिकारियों से भी हमने कमिटमेंट लिया हुआ है कि आप यहाँ इधर आकर के बलिया अजयगढ़ लोग के इलाके में कहीं एक डेयरी स्थापित किया जाए, उससे इस क्षेत्र के जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको फायदा होगा। सहयोग की भावना देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, किस तरह से छोटी सी डेयरी गाँव में गुजरात के है और इतनी खुशहाली महिलाओं के हाथ में पैसा जाता है, क्योंकि जहाँ सामान्य रूप से जो पशु पालने का, दूध निकालने का और दूध को डेयरी तक ले जाकर बेचने का जो गांव की डेयरी में ले जाने का काम है, 5 महिलाएं करती हैं। और उसके चलते महिलाओं के हाथ में रोज का जो कैश आता है, मान लीजिए किसी के यहाँ 20 लीटर निकला, किसी के यहाँ 25 लीटर निकला, तो 1000, 1500, 2000 रुपया रोज उस महिला के हाथ में आता है। सोचिए कितना एम्पावरमेंट, कितना सशक्तिकरण महिलाओं का होता है। और उसके जरिए समाज का भी काम माननीय मोदी जी तो करवाते थे, समाज का काम बड़ा विलक्षण ढंग से उन्होंने ये काम करवाया था। और ये भी उसी सहयोग या सरकार की भावना के तहत आता है। इसलिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि यहाँ देखिए, हम लोग ना दूसरे का थोड़ा सा अपनी बात है, अपनी लगेगा, हमको लगती है थोड़ा बात, दूसरे का ले लेने, दूसरे का रख लेने, दूसरे का प्लान कर दिया लेने, इसमें हमको बड़ा मजा आता है। दूसरे को देने में हम बड़ा कंफ्यूज है, हम सब के उसमें हम भी हैं, आपको कह रहे हैं, मोदी जी ने साथ मोदी जी ने
वहाँ एक गुजरात बड़ा समृद्ध राज्य है वैसे तो, लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि कुपोषण खास करके नवजात शिशुओं में और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या, बच्चे का जन्म हो गए तो उनके अंदर आयरन की और तमाम प्रकार की डिफिशियंसी कभी, इस तरह से गुजरात जो है थोड़ा पीड़ित था। जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब की मैं बात कर रहा हूँ, 2001, 2, 3 की मैं बात कर रहा हूँ। और काफी हम लोग उस बात को लेकर के मंथन करते रहते, कैसे इस समस्या से निकला जाए, कैसे हम समाज को ठीक करें। उसमें से उन्होंने एक आह्वान किया पूरे गुजरात को कि आपके घर में से जो जितना भी दूध आप गांव की डेयरी पर बेचने के लिए जाते हैं और रोज आप 5 किलो 10 किलो जिसका जितना निकलता है रोज जाकर के डेयरी में जमा होता है, तौला जाता है, उसकी परख होती है, टेस्टिंग होती है, कितना फैट है उस हिसाब से उसको पैसा मिल जाता है। जब आप जाते हैं डेयरी पे दूध जमा करने तो वहाँ एक कनस्टर उन्होंने रखवाया और वहाँ लिखवाया भगवान का भाग, गुजराती में था भगवान नु भाग, मतलब भगवान का भाग, भगवान का हिस्सा। तो होता क्या था, आह्वान ये हुआ कि अगर आप 10 किलो लेकर के डेयरी में बेचने जाते हैं तो अपनी इच्छा से 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो भगवान का जो हिस्सा है उस कनेस्टर में भी उस दूध को पहले डाल दीजिए, बाकी का आपको नाम जो करवाइए, बाकी का पैसा आप लेकर के जाइए। आप मानेंगे नहीं, एक गांव में 50-50 लीटर, 100-100 लीटर दूध इकट्ठा होने लगा भगवान का भाग, भगवान का हिस्सा के रूप में। और फिर वो दूध जो है वो हमारे जो श्रमजीवी लोग हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, बड़ी ईमानदारी से जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति है, चाहे किसी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको ले जाकर के वो 100 किलो या 50 किलो 25 किलो जो भी दूध इकट्ठा हुआ है उसको ले जाकर के उसकी सेवा करते हुए उस दूध का वो लगाया जाता है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है तो ये सिर्फ नाप जोक का या नाप तोल का या फायदा मुनाफा या घाटे का विषय नहीं है। हमें सहकारिता की भावना आपस में पैदा करने की आवश्यकता है। सहकारिता की भावना तो यहाँ तक जाती है कि बहुत बड़े बड़े मुकदमे, बहुत बड़े बड़े मतभेद ये सहयोग की भावना से, बातचीत की भावना से निपटा, उसी सहकारी ढांचे में उनको निपटा दिया जाता है। मैं जब डीएम था, ये किस्सा जानने लायक है, मैं जब डीएम था तो संयोग से मैं 2 जिलों का जो डीएम रहा, उन 2 जिलों में 2-2 जिले हुआ करते थे। मतलब डीएम 1 होता था, एसपी 2 होते थे, 2 बहुत बड़े बड़े जिले। आज सब वो सारे के सारे जिले विभाजित होकर के उसमें से 2-2 जिले बन गए। तो उन दिनों हमारे, मैं महसाना का डीएम था, तो दूसरा जो एसपी था, एक तो महसाना वाले होते थे, एक पाटन में बैठता था। तो उनका आईपीएस अधिकारी एक थे IIT दिल्ली, तो हम ऐसी बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे। तो हमने कहा क्या चल रहा है, तो बोलते हैं अच्छा वो राजस्थान के रहने वाले थे, नाम बताना उचित नहीं होगा, बड़े खुरवार IPS अधिकारी माने जाते थे। अब उनकी पोस्टिंग हो गई थी पाटन में, हमारे जिले में। उन्हें पूछा क्या चल रहा है, यहाँ तो सब कुछ पुलिस का कोई बहुत आवश्यकता है नहीं, मुझे लगता है कुछ कंपनी का क्या हो गया, तो पुलिस की आवश्यकता है तभी तो आपकी पोस्टिंग हुई है। आप जैसे सैकड़ों लोग IPS अधिकारी, कोई SP, कोई डिप्टी SP बनता है। नहीं, यहाँ तो क्या है कि यहाँ मर्डर तक जो है समझौता हो जाता है, मर्डर भी होता है तो भी लोग गाँव के लोग बैठ करके समझौता करवा देते हैं। और सच बात कई बार ऐसा होता है, किसी ने छोटी सी विवाद के चलते आवेश में आकर कुछ ऐसा कर दिया जिससे सामने वाले की मृत्यु हो गई, मार दिया या लड़ गया संजोग से। फिर अगर यूपी होगा तो क्या होगा, यहाँ से साइकिल लड़ गई तो भी मामला मुकदमा थाना तक पहुँच जाता है, एक वक्त नहीं पहुँच जाता है। रमेश भाई पहुँचता है ना वहाँ। सच बताऊँ, मैंने खुद देखा है इस बात को कि बड़े बड़े मतभेद, बड़ी बड़ी बातें लोग जो है आपसी, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ से किसी की हत्या हो ही गई, थोड़ा शुरुआती में तो गर्मी रहती है, लेकिन जैसे महीना 2 महीना 3 महीना बीतता है, दोनों तरफ के बड़े बुजुर्ग लोग और उसमें सरकारी संस्थाओं का बड़ा रोल, वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं इस बात को कि इस मामले को निपटाना चाहिए, ऐसे ये चल रहा है ठीक नहीं है। वो दोनों पक्षों को बुलाए गए,
गांव के 2-3 बड़े लोग बैठे थे और उसके बाद गए मैं देखो अब जो होना था हो चुका है, लेकिन मुकदमाबाजी में तुम्हारा भी वकील मतलब रखोगे, तुम्हारा भी लाखों रुपया जाएगा, इनका भी लाखों रुपया जाएगा, जो तुम्हारे पास है वो भी कोर्ट कचहरी वकील थाना पुलिस में जाएगा। इससे अच्छा कि बैठो हम लोग बात करते हैं और कुछ आपस में आप लोग सेटल कर दीजिए। और सेटल होता है कि भाई वो जो लड़का मर गया जिसको आपने मार दिया, वो अगर जिया होता, शादीशुदा था तो इतना रुपया, शादीशुदा नहीं था तो चलो इतना रुपया, कमाता था तो इतना रुपया, नहीं कमाता था तो इतना रुपया, उसके घर का खर्चा चल जाए, उसके माँ बाप है तो उनका जीवन निकल जाए, उसकी पत्नी है विवाहित था तो उसका जीवन निकल जाए। एक बड़े बुजुर्ग लोग मिल करके एक व्यवस्था वहाँ, और लेकिन व्यवस्था इतनी बढ़िया काम करती है कि उसमें अपने गांव का सहयोग की भावना भी बनी रहती है आपसी। नहीं तो यहाँ तो मैंने बहुत तो इतना नहीं प्रभावित कहा, लेकिन आजमगढ़ जिलों में हमने देखा है, सुना है कि कई ऐसे गांव हैं कि जिसमें छोटे छोटे विवादों के चलते पूरा का पूरा गांव, एक को आपने मारा, फिर दूसरे ने मारा, फिर तीसरे ने मारा, फिर चौथे को मारा, गांव के गांव साफ होता है। रंजीत को मालूम होगा मैं किन गाँव की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा उदाहरण हमारे यहाँ मिलता है। और वही जहाँ सहयोग की सहकारिता की भावना अच्छी है, छोटी छोटी मेड़ का झगड़ा कभी खेत में नहीं गए होंगे, कभी खेत के पुजारी फौड़ा नहीं चलाए होंगे, खेत में दुबा भी नहीं उगता होगा, लेकिन अगर पेड़ को इधर से नस कर दिया तो उसके लिए हाई कोर्ट तक मुकदमाबाजी होती है। जो घर का पैसा है, बेटा मिलिट्री में कमा के जो घर का पैसा भेजता है, उसको भी वकील को दे करके मुकदमा लड़ने की आदत हम लोगों की है। तो ये एक अपना जो सोच है, मुझे लगता है कि थोड़ा हमें बदलना चाहिए। आपसी सहयोग कोई तो बात से थोड़ा ज़्यादा ही बीमारी चल रही है कि यहाँ तो खाली दूसरे की खिंचाई करने नहीं, हम लोग बढ़ जाते हैं। हमको कई बार आश्चर्य होता है कि हमको जब गुजराती सच में नहीं आती थी तब भी गुजराती लोग हमारी गुजराती में ताली बजाते थे। और आजकल 12 फेल लोग भी लगता है कि एक सम्मान को ऐसा लिखते हैं, लगता है कि एक सम्मान से जैसा अनपढ़ और ऐसा गंवार आदमी कोई है ही नहीं है। तो ये सोच का फर्क है, सोच का हमें बड़ा इसके लिए काम करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और हमें आपसे शुरुआत होगी, इस बदलाव की शुरुआत हमें आपसे होगी। यहाँ हौसला उपाध्याय जी जैसे नेता बैठे, माननीय राय साहब जैसे हमारे पौधा बैठे हुए हैं, आप लोग समाज को शिक्षित करने वाले लोग हैं, आप लोग समाज को सुसंस्कृत करके और बेहतर दिशा में कैसे आगे बढ़े, वो सब मार्गदर्शन देना, ये सब कार्यक्रम इसीलिए होते हैं कि बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, अनुभवी लोगों को सुना जाए, समझा जाए कि इस दिशा में हमें जाना चाहिए। बाकी की जो व्यवस्था है सहकारिता का, जो भी काम करना है, आप सच मानिए, आप विश्वास रखिए कि मोदी जी और माननीय अमित शाह से बेहतर सहकारी आंदोलन को कोई नहीं जानता, कोई नहीं। उन्होंने गुजरात की जो पूरी सहकारिता की जो मूल बातें हैं वो उसको उन्होंने देखा है, समझा है, उसको किया है और पूरे देश में इसीलिए उन्होंने सहकारिता की ये कोई नींव डालने की कोशिश किया। और अपने ही बगल में माननीय मोदी जी ने अमूल जैसी डेयरी की स्थापना कर दिया है। यहाँ भी आप सब अगर सहयोग करेंगे तो उसकी स्थापना करने में कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती है। आप सभी को आज के इस पर्व पर, इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो भी अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारीगण इस बैंक के साथ, सहकारिता के संस्थाओं के साथ, टैक्स के साथ जो लोग भी जुड़े हैं और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जिले का बहुत बड़ा काम अगर सरकारी आंदोलन अगर अच्छे से चलेगा, अभी क्योंकि रजनीश सामने दिखाई दे रहा है, मुझे घोसी की चीनी मिल भी याद आ गई और उसको लेकर के भी अनावश्यक, मैंने बताया ना जो काम ठीक चल रहा है उसमें भी बिना मतलब का एक शांत तालाब में पत्थर फेंकने का काम कुछ लोग करते रहते हैं। आदत है, लोग जब तक पत्थर फेंकेंगे नहीं, लहर उठेगी नहीं, तब तक उनकी राजनीति कैसे चलेगी? लहर गिरने वाली राजनीति, कोई लहर गिरने वाली राजनीति होती है और लहर गिरने वाली राजनीति जब चुनाव आता है ज्यादा होती है। बाकी घोसी की चीनी मिल, सरकारी चीनी मिल
अभी परसों ही कैबिनेट की मीटिंग में सोमवार को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से कहा कि साहब को घोषी की चिन्ह के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा आप मंजूर करिए। और उन्होंने सहर्ष हमको आश्वासन दिया कि घोषी की चिन्ह को और भी आधुनिक बनाते हुए और भी अत्याधुनिक बनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हाँ मैं विदेश यात्रा में था तब भी आपने चिंता किया था, किया था, आप निश्चित रहिए, आप सर्वे करा करके भेजिए। मैंने मिलके उपाध्यक्ष रजनीश जी को पत्र की कॉपी भी हमने दे दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चर्चा हुई है, और भी बेहतर ढंग से और भी आधुनिक ढंग से मंदिर को बना करके आने वाले सीजन में हम लोग चलाएंगे। इस सीजन में भी किसी भी किसान का 1 किलो भी एक सकारात्मक भी गन्ना जो है इधर उधर नहीं हुआ है। जितने लोगों का जितना भी गन्ना चाहिए था उसी मूल्य पर 400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। लेकिन अब राजनीति यहाँ से दिल्ली तक हो गई है, तो उसको आप लोग कृपा करके उसको साथ न दें, उसको समर्थन न दें। निश्चित रहिए, आश्वस्त रहिए, घोषी की चीनी मिल को कोई बार मांगा नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। और भी अच्छे ढंग से और भी आधुनिकीकरण के साथ उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मऊ जिला विकास के पथ पे चल पड़ा है। ये इधर उधर के संतोषी लोगों के इधर उधर के बयानबाजी से, इधर उधर के बिना मतलब के वो करने से अभी एक इतनी अच्छी खबरें आप लोगों के लिए आ रही है। अभी हमारे सहयोगी सौरभ ने आकर के हमको बताया कि सर एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। उनका क्या हुआ, तो बोला कि टी सीरीज तो आप जानते ही होंगे ना। हाँ, गुलशन कुमार की कंपनी थी, उनकी हत्या हो गई दुर्भाग्यपूर्ण से, लेकिन बहुत बड़ा एक बॉलीवुड का एक संगीत और उसका एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस है टी सीरीज के नाम से, जिसके कैसेट और सीडी हम लोग बजाते भी हैं। तो बॉलीवुड में बहुत बड़ा उनका स्थान है। अभी सौरभ बता रहे थे टी सीरीज के जो गुलशन कुमार थे उनकी हत्या हो गई, लेकिन उनके बेटे जो अब उसके मालिक हैं टी सीरीज के, उनका भूषण कुमार शायद नाम है, दर्शन कुमार, उनका फोन आया था कि हम मऊ के महादेव मंदिर पे आकर के शूटिंग करना चाहते हैं। सोचिए क्या मऊ का पैमाना, मऊ का कद क्या बड़ा है, और हमारे महादेव की कृपा है कि मऊ में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, उत्कृष्ट हो रहा है। आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए ये बैंक भी आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में और भी अच्छा काम करे, और हमारे नायक सहकारिता से जुड़ा या किसी भी हमारे तमाम क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भाई बहन बैठे हैं, आपके किसी भी सामाजिक व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो हम तक लाएंगे तो मैं उसे और से अपनी शक्ति के अनुरूप करने की कोशिश करूंगा। आप सबका दर्शन हुआ आज के इस अवसर पे, मंगल अवसर पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव।